दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला छोटे छोटे बिंदुओं के साथ। तो आपके सामने लंब समद्विभाजक के बारे में लिखा गया है। हाँ, लंब समद्विभाजक रेखा के बारे में लिखा गया है। आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लिखा है एक ऐसी रेखा, कह रहा है कि एक ऐसी रेखा, कह रहा है एक ऐसी रेखा जो किसी रेखा खंड को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, उसे हम लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो आपके सामने लंब समद्विभाजक रेखा के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि एक ऐसी रेखा जो किसी रेखा खंड को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक रेखा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा है। मान लीजिए तो दोस्तों ये हमारी एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये हमारी एक सीधी रेखा है कोई। ठीक है दोस्तों, अपने प्रकार में मैंने आधे से अधिक दूरी, अपने प्रकार में दोस्तों एक प्रकार में दोस्तों मैंने आधे से अधिक दूरी भरी। ठीक है दोस्तों, आधे से अधिक दूरी भरकर इसका नुकीला सिरा यहाँ पर रखा और एक चाप ऐसे मार दिया। एक चाप ऐसे मार दी। एक मिनट रुकिए, एक चाप ऐसे मार दिया। एक चाप ऐसे मार दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहीं से एक चाप इधर भी मार दिया, एक चाप इधर भी मार दिया। आपको कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम? तो फिर अब आप यहाँ पर नुकीला सिरा रखकर यहाँ पर एक चाप मार दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक चाप मार दीजिए। अब दोस्तों जहां पर दोनों चाप काट रहे हैं, दोनों साइड, दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं, जहां जहां काट रहे हैं उस बिंदु को मिला दीजिए। यहाँ पर काट रहे हैं दोनों चाप, पहला दोनों सिरे से जो हमने चाप लगाया था यहाँ पर काट रहे हैं, और इधर देखा जाए तो यहाँ पर काट रहे हैं। और यहाँ मैंने इन्हें मिला दिया, मैंने इन्हें मिला दिया, मैंने इन्हें मिला दिया, मैंने इन्हें मिला दिया, मैंने इससे मिला दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया? मिला दिया। दोस्तों जब मैं मिलाऊंगा तो ये जो है रेखा, ये जो रेखा है दोस्तों, ये दो बराबर भागों में बट जाएगी। ये दो बराबर, जैसे दोस्तों जैसे मैं मिलाऊंगा इन दोनों को, वैसे ही तुरंत ये रेखा दो बराबर भागों में बट जाएगी। और दो बराबर भागों में बटने के साथ साथ ये रेखा जो है इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। इसी रेखा को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसी रेखा को हम लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। और दोस्तों इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। लंब समद्विभाजक, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। लंब समद्वि लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। और इसी रेखा को ही हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं इन दोनों चापों जहां पर काट रहे हैं, इन दोनों को मिलाता हूं, तो मिलाने पर जैसे ही मिलाऊंगा ये जो रेखा है, ये जो हमारी सीधी रेखा खींची गई थी क्षैतिज, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और दो बराबर भागों में बंटने के साथ साथ ये वाली रेखा जो है, ये वाला रेखा जो है दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ इस पर 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगी। और इसी रेखा को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? हाँ, हमें समझ में आ गया कि लंब समद्विभाजक रेखा किसे कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसी रेखा, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक ऐसी रेखा जो किसी रेखा खंड को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करती है, 90 डिग्री का कोण स्थापित करती है, बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होगी? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है।
ये सारी चीजें क्लियर है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए परिकेंद्र के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर परिकेंद्र होता क्या है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिकेंद्र होता क्या है। परिकेंद्र आखिर होता क्या है। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिकेंद्र होता क्या है। ठीक है दोस्तों, परिकेंद्र के बारे में लिखा गया है, कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक है। कह रहा है कि परिकेंद्र में हमें परिकेंद्र के बारे में लिख के दिया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। इसे हम पर्याय सी से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है, ये वाला शीर्ष हमारा ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। तो मैं अगर इस रेखा पर लंब समद्वि दोस्तों मैं अगर इस रेखा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगी, लंब समद्विभाजक जो रेखा होगी इस प्रकार आकर कुछ इस प्रकार आकर इस पर गिरेगी और ये रेखा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अगर तो मैं इस वाली रेखा पर तो अगर मैं इस वाली रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये लंब समद्विभाजक रेखा कुछ इस प्रकार आकर गिरेगी और ये वाला रेखा जो है, ये वाली जो रेखा है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी और दो बराबर भागों में बांटने के साथ अगर तो मैं इस रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा है इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार तो इसी क्रम में दोस्तों अगर मैं इस वाली रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगी इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगी। 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी क्रम में दोस्तों अगर मैं इसी क्रम में दोस्तों अगर मैं इस वाली रेखा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगी अगर तो मैं यहां से इस वाली भुजा पर एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगी इस भुजा पर 90 डिग्री का इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी? 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं पर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ, इस बिंदु पर मिल रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं कभी। हाँ, और इसी बिंदु को दोस्तों हम परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी बिंदु को हम दोस्तों परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। और इसी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो परिकेंद्र दोस्तों जहां पर त्रिभुज के तीनों
लंब समद्विभाजक बिंदु मिलते लंब समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो रेखाएं हैं यहाँ पर मिल रही हैं, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र को हम अक्सर सी से डिनोट करते हैं। क्या? सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो परिकेंद्र होता है, त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, उसे हम वास्तव में सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वैसे आप डिनोट किसी से भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया कहोगे। हाँ, अब बात आती है कि अब बात आती है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि भैया जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं, उसी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। लेकिन बात आती है कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, और न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता कहाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इस न्यून दोस्तों ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इस न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। तो देखिए, इस त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलेंगी, वहीं पर इसका लंब केंद्र होगा। मतलब अगर आपको पता करना है लंब परिकेंद्र इसका कहाँ होगा, तो आपको तीनों भुजाओं पर लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, और जहां पर मिलेंगे वहीं पर इसका परिकेंद्र होगा। कहोगे हाँ, ठीक है, तो मैं इसकी तीनों भुजाओं पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगा। हाँ, और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगा। 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगा। इसी प्रकार तो अगर मैं इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, लंब समद्विभाजक रेखा होगा, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगा, और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगा। तो हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत को भी नहीं। इसी प्रकार तो अगर मैं इस वाली रेखा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूं, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगा। तो हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो है वास्तव में यहाँ पर मिल रहे हैं। हम यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो है रेखाएं जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, तो त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं। कहोगे हाँ, आपको अच्छी तरीके से बताया कि
जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक बिंदु मिलते हैं उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं और परिकेंद्र को हम सी से दिखाते हैं। हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो है त्रिभुज के अंदर अंदर मिल रहे हैं। हो गया। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? हो गया परिकेंद्र कहते हैं। इस ये जो जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं मिल रही हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? हो गया परिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वास्तव में त्रिभुज के अंदर स्थित है। हो गया। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वास्तव में किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ ये सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता कहाँ है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं नीचे बना लेता हूँ इसे। सबसे पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। कहाँ क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये जो हमारा है, दोस्तों ये जो हमारा है ये अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का, मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। देखिए इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो रेखाएं हैं जहां पर मिलेंगी, तो देखिए इस त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं जो है जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका परिकेंद्र होगा। मतलब अगर आपको परिकेंद्र इसका पता करना है, इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करना है तो आपको तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर तीनों भुजाओं पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचकर, तीनों भुजाओं पर लंब समद्विभाजक रेखाएं खींचकर इसका परिकेंद्र पता करने की कोशिश करते हैं। इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर तो मैं इस वाली भुजा पर, अगर इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, अगर तो मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा। कहोगे हाँ, कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए। अगर तो मैं इस वाली भुजा पर, लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा, कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा। ठीक है, और ये जो लंब समद्विभाजक, अगर तो मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगी इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। अगर मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ तो लंब समद्विभाजक जो रेखा होगी, लंब समद्विभाजक जो रेखा होगी, लंब समद्विभाजक जो रेखा होगी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार तो अगर मैं इस वाली भुजा पर, इसी प्रकार तो अगर मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा इस 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 पर दो
इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगा तो यहाँ। तो आप देख तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अधिक कोण त्रिभुज में तीनों लंब समद्विभाजक, तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब समद्विभाजक जो रेखाएं हैं इस बिंदु पर मिल रही है तो यहाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर, अधिक कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर, अधिक कोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब समद्विभाजक जो रेखाएं हैं वो वास्तव में यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, कौवे परिकेंद्र कहते हैं। हम यहाँ परिकेंद्र कहते हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, कौवे परिकेंद्र कहते हैं। जहां पर त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। हम यहाँ परिकेंद्र कहते हैं, हम यहाँ परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के बाहर स्थित है, कौवे यहाँ त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो ये हमारा क्या है, अधिक कोण है। हम मतलब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण के सामने स्थित है कभी। हाँ, तो यहीं से आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहीं से एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो वास्तव में वो त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज के सामने स्थित होता है, अधिक कोण त्रिभुज के सामने स्थित होता है। तो यहीं से एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो वास्तव में त्रिभुज के बाहर स्थित, अधिक कोण त्रिभुज के सामने मतलब त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर है को? हाँ, ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है, ये बातें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करने की कोशिश करते हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र पता करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर दोस्तों मुझे समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, तो समकोण त्रिभुज का मैं परिकेंद्र पता करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हाँ, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये वास्तव में ये जो रेखा है, ये हमारी रेखा, दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। और ये वाली जो रेखा है ये वाली हमारी कर्ण है। ठीक है, और ये वृत्त का जो केंद्र है इस कर्ण पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी समकोण, ये दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर स्थित है। मैंने कहा कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वह देखिए इस समकोण त्रिभुज तीनों लंब समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका परिकेंद्र स्थित होगा, वहीं पर इसका परिकेंद्र स्थित होगा। हम तो कहोगे देखिए अगर आपको वास्तव में पता करना है इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, तो तीनों भुजाओं पर आपको लंब समद्विभाजक रेखा खींचनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर तीनों इसके तीनों भुजाओं पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पर होगा। हाँ, इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा। ठीक है, दोस्तों अगर मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा, कुछ इस प्रकार खींचा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगा, 90 डिग्री का कोण भी स्थापित करेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, अगर दोस्तों मैं इस भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक रेखा खींचता हूँ, तो ये जो लंब समद्विभाजक रेखा होगा इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण स्थापित करेगा। मैं इसे और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंब समद्विभाजक जो है वो वास्तव में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब कर्ण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जो है कर्ण पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इसी पर जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो कहाँ स्थित है। समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो वास्तव में कर्ण पर स्थित है। हाँ,
कर्ण पर स्थित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वास्तव में कहाँ स्थित है, तो भैया ये वास्तव में कर्ण पर स्थित है, कर्ण वाली भुजा पर स्थित है। तो यहीं से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यहीं से एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वास्तव में कर्ण वाली भुजा पर स्थित होती है, मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा पर स्थित होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा पर स्थित होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूँ, एक चीज और बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र होता है, दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र होता है, दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र होता है एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र होता है इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है, इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र होता है, दोस्तों ये जो हमारा किसी भी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब हो गया, मतलब ये है कि अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष के बीच की दूरी, इस शीर्ष के बीच की दूरी, इस शीर्ष के बीच की दूरी कैपिटल आर है, तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की भी दूरी कैपिटल आर होगी। और इसी शीर्ष से और इसी परिकेंद्र से इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी कैपिटल आर होगी। क्या होगी? कैपिटल आर होगी। तो ये जो हमारा परिकेंद्र होता है इकलौता एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी कैपिटल आर है तो इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी कैपिटल आर होगी और इसी शीर्ष से इस शीर्ष की दूरी भी कैपिटल आर ही होगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो हाँ, ये बातें हमें समझ में आ रही है, ये बातें हमें समझ में आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम इस त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वास्तव में अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र है। हाँ, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी कैपिटल आर है तो इसी बिंदु से इस शीर्ष की भी दूरी कैपिटल आर होगी। क्या होगी? कैपिटल आर होगी। और इसी बिंदु से इस शीर्ष की कैपिटल दूरी भी दूरी कैपिटल आर होगी। क्या होगी? कैपिटल आर होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम समकोण त्रिभुज में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र वास्तव में यहाँ पर स्थित है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। हाँ, मतलब अगर इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी आर है तो इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी आर होगी और इसी बिंदु से इस शीर्ष की दूरी भी क्या होगी? आर होगी। हम कैपिटल आर होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, हमें अच्छे तरीके से यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हमें अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई है। मेरे बच्चे के लिए हमें अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपने प्रकार में प्रकार में ये जो दूरी है केंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है दोस्तों, ये जो हमारी दोस्तों अगर मैं एक प्रकार में ये जो परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है कैपिटल आर, उसे अगर मैं भरकर इसे केंद्र मानकर एक वृत्त खींचता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ, तो वो जो वृत्त होगा इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। अगर तो परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है कैपिटल आर, उसे मैं अपने प्रकार में भरकर एक वृत्त खींचता हूं, तो वो जो वृत्त होगा इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। और ये जो हमारा वृत्त बन के तैयार होगा और ये खींचने पर ये जो हमारा वृत्त बनकर तैयार होगा, इसी वृत्त को हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। और इसी वृत्त को हम कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। और ये जितनी दूरी हमने भरकर इस वृत्त को बनाया है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? उसी दूरी को हम कहते हैं परित्रिज्या।
हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी ही तो भरकर बनाई थी वृत्त को। हाँ, तो ये जो हमारा है, ये जो दूरी है परिकेंद्र से ये जो शीर्ष तक की दूरी है, इसी दूरी को हम परित्रिज्या कहते हैं। ये जो हमारा परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, इसी दूरी को हम परित्रिज्या कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी। हाँ, तो यही तो केंद्र, तो एक तरह से हमने इसी को तो केंद्र मानकर वृत्त बनाया होगे। हाँ, तो ये जो होता है, तो ये जो हमारा होता है, ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। तो परिकेंद्र जो होता है, ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। तो ये जो हमारा परिकेंद्र होता है, ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है? परिवृत्त का सेंटर होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार तो आइए हम अधिक कोण त्रिभुज में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो हाँ, अब इसी क्रम में दोस्तों हम आइए अधिक कोण त्रिभुज में चर्चा कर लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम अधिक कोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपने प्रकार में परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी भरकर, कैपिटल आर दूरी भरकर एक वृत्त बनाता हूं, तो वो जो वृत्त होगा इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। इस अधिक कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। कहोगे हाँ, तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। बोलो हाँ, आपने कहोगे हाँ, तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। और ये जो हमारा बनकर तैयार होगा, ये जो हमारा सर्कल जो बनकर तैयार होगा, ये जो वृत्त बनकर तैयार होगा, इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी है, ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये वास्तव में कुछ और नहीं, इस परिवृत्त की परित्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परित्रिज्या कहलाती है, परित्रिज्या कहलाती है। क्योंकि यही दूरी तो हमने भरकर, यही दूरी आर, यही दूरी तो हमने भरकर इस वृत्त को खींचा कहोगे। हाँ, तो इस वृत्त की क्या कहलाएगी? कहोगे त्रिज्या कहलाएगी। मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मतलब, और परिवृत्त की त्रिज्या को हम परित्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। तो हमने इसे ही केंद्र मानकर तो वृत्त बनाया कहोगे। हाँ, तो इसे हम वास्तव में परिवृत्त का सेंटर कहते हैं। ये बात मैंने यहाँ पर भी बताया है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आ जाइए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। हाँ, अगर दोस्तों मैं इस परिकेंद्र से, तो परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है कैपिटल आर, अगर मैं इसे प्रकार में भरकर इस बिंदु पर नुकीला सिरा रखकर एक वृत्त बनाता हूं, तो वो वृत्त जो होगा इस, वो जो वृत्त होगा इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। कहोगे हाँ, समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा, समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। बोलो हाँ, आपने कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। और यही जो वृत्त बनकर तैयार होगा, इसी वृत्त को हम क्या कहेंगे कहोगे? और समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। और आपको चित्र ये बताया कि इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। आपको चित्र ये बताया कि इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो हमारा, दोस्तों यही दूरी तो हमने, दोस्तों परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, वही दूरी तो भरकर हमने इस वृत्त को बनाया कहोगे। हाँ, तो यही दूरी दोस्तों परित्रिज्या कहलाती है। मतलब परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? परित्रिज्या कहते हैं। मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, परित्रिज्या कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और ये जो हमारा बिंदु था, ये जो परिकेंद्र था, ये जो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र है, ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र है। क्या है? परिवृत्त का परिकेंद्र है, परिवृत्त का परिकेंद्र है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। मैंने कहा ठीक है जी। और यही सारी चीजें आपके स्लाइड पर भी लिखी है, जो मैंने बताया है वही चीजें यहाँ पर आपके स्लाइड पर लिखी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में
किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो अधिक कोण के सामने स्थित होता है, हाँ, मतलब त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है कर्ण पर स्थित होता है, कर्ण पर स्थित होता है, तो हाँ कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके पता है कि और न्यून कोण त्रिभुज में और न्यून कोण त्रिभुज में आपको यही बात ध्यान है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी होती है वो कुछ और नहीं परित्रिज्या होती है। क्या होती है? परिवृत्त की परित्रिज्या होती है, मतलब परित्रिज्या होती है। क्या होती है? परित्रिज्या होती है। और जो परिकेंद्र होता है, और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज का वो वास्तव में परिवृत्त का सेंटर होता है, परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, परिकेंद्र जो है इस समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो कहाँ स्थित है? कर्ण पर स्थित है। तो यहाँ कर्ण पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परिकेंद्र जहां पर स्थित है वहां से इस शीर्ष की दूरी कैपिटल आर है, और उसी बिंदु से, उसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की भी दूरी आर है, कैपिटल आर है। तो यहाँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परिकेंद्र जो है कर्ण पर स्थित है। तो यहाँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस शीर्ष की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी वास्तव में इस शीर्ष की भी है। तो यहाँ मतलब देखा जाए तो ये क्या है? तो ये वास्तव में देखा जाए तो मध्य बिंदु है। मतलब देखा जाए तो ये वास्तव में ये वास्तव में कर्ण का मध्य बिंदु है। तो यहाँ मतलब वास्तव में देखा जाए तो परिकेंद्र जो होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। तो हाँ, मैंने कहा हाँ जी, मतलब देखा जाए तो परिकेंद्र जो होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मैंने कहा हाँ जी। तो यहीं से एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज का, जो परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कर्ण पर तो स्थित होता है, लेकिन कर्ण के अगर मैं और भी अंदर जाता हूं तो वहां पर मुझे पता चलता है कि वो वास्तव में कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गई है कि परिवृत्त क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है। हाँ, और ये भी समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र वास्तव में कहां पर स्थित होता है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम कुछ और नया, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम कॉन्सेप्ट एक सीखने की कोशिश करते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसी क्रम में दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। ठीक है, पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ए बी व सी शीर्ष के सम्मुख भुजाएं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है, तो उस त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, मतलब परित्रिज्या जो होगी ABC अपॉन 4 इंटू त्रिभुज ABC का एरिया, मतलब ABC अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूं। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समझाने के लिए दोस्तों मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं आपको। समझाने के लिए दोस्तों मैं एक त्रिभुज आपके सामने बना लिया हूं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है वो कैपिटल ए है, और ये वाला जो शीर्ष है कैपिटल बी है, और ये वाला जो शीर्ष है कैपिटल सी है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है।
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है और ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज ए बी सी के ये शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है वो स्मॉल ए है और बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है स्मॉल बी है और सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है स्मॉल सी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस त्रिभुज का तो परिकेंद्र होगा कहोगे हाँ। दोस्तों मैं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ उसमें दोस्तों जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो मैं न्यून कोण त्रिभुज बनाकर कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये जो मैं यहाँ पर सूत्र का निगमन करूंगा, सूत्र बनाऊंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा, वो आपको ये देखकर घबराना नहीं है कि ये वास्तव में न्यून कोण त्रिभुज का होता है, वो वास्तव में सबके लिए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है होगा नहीं। तो ये जो हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए इस त्रिभुज का परिकेंद्र जो है यहाँ पर स्थित हो गया। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का जो परिकेंद्र है यहाँ पर स्थित हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर ये इस त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर स्थित है तो मान लीजिए इस त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पर हो गया। तो आपको अच्छी तरह पता है कि परिकेंद्र हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, हो गया। मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी हमारी कैपिटल आर है तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की भी दूरी कैपिटल आर होगी, हो गया। और इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की भी दूरी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अगर तो मैं अपने प्रकार में परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी भरकर एक वृत्त बनाता हूं तो वो वृत्त जो होगा वो तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा और वही वृत्त हमारा परिवृत्त कहलाएगा, कहोगे हाँ। परिवृत्त कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। परिवृत्त कहलाएगा। बोलो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। क्या कहलाएगा, कहोगे परिवृत्त कहलाएगा। और ये जो परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी, कहोगे ये वास्तव में परित्रिज्या कहलाएगी। मतलब इस परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, कहोगे हाँ। इस परिवृत्त की परित्रिज्या कहलाएगी। ये जो हमारी परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, मतलब जितनी दूरी हमने भरकर इस वृत्त को बनाया है वो वास्तव में परित्रिज्या कहलाएगी, कहोगे हाँ। और दोस्तों इस परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी, दोस्तों किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो वास्तव में दोस्तों इस त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो a इंटू b इंटू c abc, मतलब abc अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का एरिया, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 4 ABC 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ए शीर्ष के सम्मुख भुजा ए है और बी शीर्ष के सम्मुख भुजा बी है और सी शीर्ष के सम्मुख भुजा सी है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन ये बात कैसे निकल कर आ रही है, इसके पीछे हमें तर्क जानना पड़ेगा, कहोगे हाँ। लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई, कैसे निकल कर आई, ये बात हमें समझना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर क्यों होता है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के सम्मुख भुजाएं ए बी शीर्ष के सम्मुख भुजाएं ए बी और सी है तो उस त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यही प्रूव करना है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया। मान लीजिए ABC के सम्मुख ए बी शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है A, B शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है B और C शीर्ष के सम्मुख जो भुजा है C है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का मान लीजिए परिकेंद्र यहाँ पर स्थित है और आपको अच्छी तरह से पता है कि परिकेंद्र हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। हाँ,
अगर दोस्तों मैं अपने प्रकार में परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी स्मॉल आर भरकर एक वृत्त बनाता हूं, तो वो वृत्त हमारा त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा और वो क्या कहलाएगा, तो ये वास्तव में परिवृत्त कहलाएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ ठीक है। तो एक बात बताइए, जहां पर कुछ कोण बन रहा होगा कि नहीं होगा? हाँ, कोण तो जरूर बन रहा होगा। हाँ, तो मान लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, दोस्तों अगर इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, दोस्तों ये वास्तव में किसका केंद्र होगा? इस परिवृत्त का केंद्र है। दोस्तों ये जो हमारा केंद्र है, परिकेंद्र जो है, वास्तव में इस वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। हाँ, तो आपको अच्छी तरीके पता होना चाहिए कि भैया एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है, उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ से इस परिकेंद्र से एक लंब खींचता हूं, एक सामने वाली भुजा पर एक लंब है, सामने वाली भुजा BC पर एक लंब खींचता हूं, तो ये जो BC है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और ये जो कोण है ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये आगे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ से एक लंब खींचता हूं, सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचता हूं, तो ये जो भुजा है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और ये कोण भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये कोण हमारा कितना था? ये हमारा कोण 2a डिग्री था। हाँ, तो ये वाला कोण हमारा a डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण हमारा कितना था? 2 थीटा डिग्री था। तो ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो ये वाली भुजा हमारी a/2 हो जाएगी। तो यहाँ ये वाली a/2 हो जाएगी और ये वाली भुजा भी हमारी a/2 हो जाएगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये जो हमारी पूरी लेंथ की ये क्या है? ये वास्तव में a है। ये वाली जो भुजा हमारी है, ये पूरी कितनी है? a है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, आप इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं? हाँ, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं? हाँ, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं? हाँ, तो इस वाले त्रिभुज में आप मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस त्रिभुज में देखकर बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब देखा जाए तो a/2 है। यहाँ लंब देखा जाए तो a/2 है और कर्ण देखा जाए तो क्या है? कैपिटल R है। अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूं, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूं, तो साइन थीटा बराबर आएगा a/2r आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, a/2r आएगा। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर तो मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो साइन थीटा बराबर आएगा a/2r आएगा। हाँ, a/2r आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से r क्या होगा? परित्रिज्या है। अगर मैं यहाँ से परित्रिज्या की वैल्यू निकालता हूँ, तो a/2 साइन थीटा आएगा। a/2 साइन थीटा आएगा। हाँ, a/2 साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा आएगा। a/2 साइन थीटा आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परित्रिज्या है, कि इस परिवृत्त की जो परित्रिज्या है वो क्या निकल कर आई? a/2 साइन थीटा निकल कर आई। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, दोस्तों आप इस आकृति में देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ABC है और इस त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष के सम्मुख जो भुजाएं हैं, स्मॉल a है, स्मॉल b, स्मॉल c है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों AB और AC भुजा के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या है वास्तव में a/2 साइन थीटा के बराबर है। तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में A, B व C शीर्ष के सम्मुख जो भुजाएं हैं, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है, तथा AB और AC के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज ABC के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो a/2 साइन थीटा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसी से हम और आगे चलते हैं, तो यहाँ इसी से और आगे चलते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारी AB भुजा दिया है AB भुजा हमारी क्या है? C है और AC भुजा हमारी क्या है? B है और यहाँ पर जो बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। हाँ, और आपको दोस्तों अच्छी तरीके पता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं A और B, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि यदि किसी
दिए गए दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एबी दोस्तों आपको चित्र से पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है और उनके बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का एरिया जो होता है, उस त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है, उस त्रिभुज का जो एरिया होता है, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, बी इंटू सी, एक बटे दो, बी इंटू सी साइन थीटा होता है। हाँ ना, बी इंटू सी साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भुजा ये दी गई थी सी और एक भुजा बी दी गई थी और उनके बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये वाली भुजा हमारी सी है और ये वाली भुजा हमारी बी है और उनके बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एक बटे दो बी इंटू सी साइन थीटा होगा, बी इंटू सी साइन थीटा होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या था? देखिए साइन थीटा बराबर है a अपॉन 2r के। क्या मैं साइन थीटा की जगह a अपॉन 2r लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा की जगह a अपॉन 2r, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए a बराबर मिलेगा एक बटे दो b इंटू सी इंटू a अपॉन 2r मिलेगा, a अपॉन 2r मिलेगा, a अपॉन 2r मिलेगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ, अगर दोस्तों r क्या होगा? इस परिवृत्त की परित्रिज्या है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से परित्रिज्या निकालता हूँ r, मतलब r की वैल्यू निकालता हूँ, तो r की वैल्यू आएगी a b c, ए बी सी, ए बी और सी की मल्टीप्लाई करूंगा तो एबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबीसी हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू मतलब परित्रिज्या निकालता हूं, तो एबीसी अपॉन 4 इंटू एरिया आएगा, त्रिभुज का एरिया आएगा। कहोगे हाँ, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। कहोगे हाँ, 4 इंटू ए आएगा। हाँ, 4 इंटू ए आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। दोस्तों ए क्या है? ए वास्तव में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का है। एरिया ऑफ ये क्या है? ये वास्तव में त्रिभुज एबीसी का एरिया है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसे सही फॉर्म में लिखता हूँ, तो वास्तव में परित्रिज्या जो है एबीसी अपॉन 4 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। 4 गुणे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परिवृत्त की जो परित्रिज्या निकल कर आई है, वो क्या निकल कर आई है? तो देखिए एबीसी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आई है, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ए बी सी था और उस त्रिभुज एबीसी में ए बी सी के सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजाएं थी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी थी। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों उस त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की जो परित्रिज्या निकल कर आई है, वो क्या निकल कर आई है? तो ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है। हाँ, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी सी सी के सम्मुख जो भुजाएं हैं वो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज के परिवृत्त की जो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, मतलब परित्रिज्या जो होगी, वो ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए बी सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में यदि ए शीर्ष और बी शीर्ष और सी शीर्ष के सम्मुख जो भुजाएं हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज एबीसी का ये परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी, मतलब परित्रिज्या जो होगी, वो वास्तव में एबीसी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारा है परिवृत्त की जो परित्रिज्या निकल कर आई है, ये सबके लिए मान्य है। समकोण त्रिभुज के लिए भी मान्य है, अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी मान्य है, और समकोण त्रिभुज के लिए मान्य है, अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी मान्य है, और न्यून कोण त्रिभुज के लिए भी मान्य है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होगी।
ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आ गई है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या करा होगा, देखिए हमसे करा कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण बनाने वाली भुजा पी क्यू बराबर, पी क्यू जो है 9 सेंटीमीटर है और क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर है। करा इस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, मतलब इस परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी, हाँ परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी, यही तो पूछ रहे होगे। हाँ, तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का जो नाम है, दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है पी और इस शीर्ष का नाम है क्यू और इस शीर्ष का नाम है आर। हाँ, ठीक है, इस शीर्ष का नाम है आर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा है, ये एक वृत्त बनाया गया है कहोगे, हाँ, जिसका नाम क्या है, परिवृत्त है। और ये जो परिवृत्त है इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है कहोगे, हाँ, तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है कहोगे, हाँ, तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ। ठीक है, दोस्तों ये वास्तव में क्या है कहोगे, ये वास्तव में, दोस्तों ये जो हमारा ओ दिया है ये वास्तव में क्या कहोगे, ये वास्तव में इस परिवृत्त का केंद्र है। ये जो हमारा ओ दिया है इस परिवृत्त का सेंटर है, मतलब केंद्र है कहोगे, हाँ, मतलब परिवृत्त का क्या, परिवृत्त का केंद्र है कहोगे, हाँ। तो अगर ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र है तो ये वास्तव में परिकेंद्र ही तो है कहोगे, हाँ, ये परिकेंद्र ही तो है कहोगे, हाँ। तो अगर इस वृत्त का ये वास्तव में केंद्र है तो इसी को तो बिंदु, और इसी बिंदु को तो हम परिकेंद्र कहते हैं कहोगे, हाँ, इसी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, परिकेंद्र है, मतलब इस सेंटर का केंद्र है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि परित्रिज्या की लंबाई बताइए, परित्रिज्या की लंबाई बताइए। हाँ, तो यहाँ से तो इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की जो दूरी है, इस शीर्ष की जो दूरी है, इसी दूरी को तो पूछ रहा है कहोगे, हाँ, इसी दूरी को पूछ रहा है, इसी दूरी को पूछ रहा है। इस शीर्ष से इस बिंदु से इस शीर्ष की जो दूरी है यही तो पूछ रहा है कहोगे, हाँ, यही तो हमारी परित्रिज्या होती है और इसी दूरी को पूछ रहा है। हाँ, इसी दूरी को पूछ रहा है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली भुजा हमारी, ये जो पीक्यू भुजा है, ये जो हमारी पीक्यू भुजा है, ये कितना दिया है, देखिए पीक्यू भुजा की लंबाई 9 दिया है। ये जो हमारा आर क्यू भुजा है ये कितना दिया है, 12 दिया है। हाँ, तो जब हमारा लंब 9 होता है, आधार हमारा 12 होता है, तो हमारा कर्ण कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको सिखाने जा रहा हूँ, फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको सिखाने जा रहा हूँ। जो अभी को मैंने फॉर्मूला बनाया है, जो कॉन्सेप्ट अपना बनाया है, उसका प्रयोग करके मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो अब ये मुश्किल से 2 सेकंड का भी काम नहीं है इसका उत्तर देना, 2 सेकंड का भी काम नहीं है, लेकिन धीरज रखिए, धीरे धीरे जब हमारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना जरूरी है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने के लिए मुझे उसी तरीके से जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाँ, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाँ, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कहोगे, हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब तीनों भुजाएं यहाँ पर लिखना पड़ेगा और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिखना पड़ेगा कहोगे, हाँ। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन क्या है कहोगे, देखिए तीनों भुजाओं का जो मल्टीप्लीकेशन है 9 इंटू 12 इंटू 15 है। हाँ, 9 इंटू 12 इंटू 15 है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ। अपोन क्या है कहोगे, अपोन 4 है।
इनटू त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और आधार के मल्टीप्लीकेशन का आधा होता है। 12 नी में कितना होता है? देखिए 12 नी में होता है 108 और 108 का आधा होता है 54। इस प्रकार आया 54 हो गया। मतलब इस समकोण त्रिभुज जो एरिया होगा वो 54 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को गणित हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। या दूसरे तरीके से कर सकते हो, इसका आधा करिए 6 6 नी में 54 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे गुणा भाग करता हूं, अगर तो मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूं तो r बराबर इस समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की जो त्रिज्या निकल कर आएगी वो 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। क्या आएगी? 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अभी आपको घबराना नहीं है, आगे जाकर मैं सिखाऊंगा कि इसका चुटकियों में कैसे जवाब दे सकते हैं बिना ये सब आकृति बनाए। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बताना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आगे चलकर मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे चलकर मैं बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है ओ इसका परिकेंद्र है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि तब बताइए कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले ये जो आकृति बनाकर आपके सामने दिखाई गई है इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे हम कोण बीओसी का मान बता सके। जिससे हम कोण बीओसी का मान बता सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये तो मैंने त्रिभुज बना लिया। और ये जो त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज जो हमारा है ये कौन सा त्रिभुज है? होगा ये वास्तव में समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो मैंने त्रिभुज तो बना लिया है और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ये जो त्रिभुज बनाए हो आप इसका नाम है समबाहु त्रिभुज हो गया। और इस शीर्ष का नाम है क्या? ए है और इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी। तो एक वृत्त खींचा गया है। तो एक वृत्त खींचा गया है जो इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है। अगर तो वृत्त जो है इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा है तो ये वृत्त कुछ और नहीं होगा, परिवृत्त होगा। क्या होगा? इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? कहोगे परिवृत्त होगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? कहोगे परिवृत्त होगा। इस समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त होगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? कहोगे परिवृत्त होगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? परिवृत्त होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों ये जो हमारा है परिवृत्त का केंद्र है। कहोगे हाँ। दोस्तों बी शीर्ष से परिवृत्त के केंद्र को मिलाया गया। कहोगे हाँ। तो बी शीर्ष को परिवृत्त के केंद्र को मिलाया गया है। कहोगे हाँ। परिवृत्त के केंद्र को मिलाया गया। कहोगे हाँ। मतलब परिकेंद्र को बी शीर्ष से मिलाया गया। कहोगे हाँ। इसी प्रकार तो परिकेंद्र को सी शीर्ष से भी मिलाया गया, सी शीर्ष से भी मिलाया गया। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें यहाँ पर परिकेंद्र को बी शीर्ष से मिलाया गया और परिकेंद्र को सी शीर्ष से मिलाया गया। ये जो परिकेंद्र है इसका नाम है ओ। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कोण बीओसी का मान बताइए। कोण बीओसी का मान बताइए। मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। ये वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो परिकेंद्र होता है ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र जो होता है वो वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज हमारा एबीसी दिख रहा है ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। लेकिन इनका कोई हमें फायदा नहीं है यहाँ पर। इनका कोई फायदा यहाँ पर हमें नहीं है। हमें तो फायदा इससे उठाना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों एक बात बताइए, ये जो हमारा इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। कहोगे हाँ। और केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहलाते हैं? त्रिज्या कहलाते हैं। मतलब ये दूरी हमारी क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। और ये भी दूरी क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी होती है वो परित्रिज्या होती है। मतलब ये वास्तव में परिवृत्त की त्रिज्या है, ये भी परिवृत्त की त्रिज्या है। मतलब देखा जाए तो ये दोनों बराबर है। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कोण बनाया
गया 60 डिग्री का यहाँ, और उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण पूछा जा रहा है को यहाँ। तो किसी भी दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर तो इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होगा वास्तव में 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं यह कोण BOC का मान जो होगा 120 डिग्री होगा। यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन कर सकता था, कह सकता था कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा। तो प्रक्रिया तो यहीं तक करनी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वास्तव में परिवृत्त की त्रिज्या है, ये भी हमारी परिवृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। एक बात बताइए दोस्तों, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होगा कितना होगा? 180 हो। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 120 है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? 60 डिग्री होगी। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ क्या है? 60 डिग्री। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है कहोगे हाँ, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं कहोगे हाँ। मतलब अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण भी आपस में बराबर, ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का कोण वास्तव में ये वाला होगा कहोगे हाँ। मतलब दोनों बराबर कोण होंगे कहोगे हाँ। तो दोनों कोणों का योग क्या है? 60 डिग्री है। मतलब दोनों बराबर कोणों का योग 60 डिग्री है। अगर तो दोनों बराबर कोणों का योग 60 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री है, ये वाला कोण भी 30 डिग्री है। तो आपसे ये कह सकता था कि ये वाला कोण बताइए, तो आपको इसी तरीके से बताना था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप पढ़िए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? तो आपको अच्छे तरीके पता है कि परिकेंद्र ही एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है कहोगे हाँ। और हमसे कोई ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कुछ और नहीं, परिकेंद्र ही कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है। ये त्रिभुज PQR है, उसका परिकेंद्र O है। हाँ भैया, कह रहा है कि यदि कोण QPR जो है 75 डिग्री है और कोण PRQ जो है 65 डिग्री है, तो बताइए कोण OPR का मान क्या होगा? OPR का मान क्या होगा? हाँ, OPR का मान क्या होगा? हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण OPR का मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर कोण OPR का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा हो गया हाँ। सबसे पहले एक त्रिभुज मुझे PQR बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मुझे एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों मुझे एक त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष R है। तो इस त्रिभुज PQR का जो परिकेंद्र है वो O है कहोगे हाँ। तो अगर आपसे कुछ जिक्र नहीं कर रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आपको न्यून कोण त्रिभुज ही मानकर चलना है। तो अगर हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको न्यून कोण त्रिभुज ही मानकर चलना है। ठीक है, तो अगर ये हमारा PQR त्रिभुज है और इसका परिकेंद्र O है, तो इसका जो परिकेंद्र होगा वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा कहोगे हाँ। त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। तो ये जो परिकेंद्र होता है दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि परिकेंद्र जो होता है वो वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है कहोगे हाँ। और परिवृत्त क्या होती है कहोगे? देखिए परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है कहोगे हाँ। त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि परिकेंद्र हमारा वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है कहोगे हाँ। और परिवृत्त क्या होता है कहोगे? देखिए परिवृत्त हमारा एक ऐसा वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है कहोगे हाँ। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर परिवृत्त बना लिया है। तो परिवृत्त बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अगर तो मैं यहाँ पर परिवृत्त नहीं बनाता हूँ तो हो सकता है आपके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन आए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बना लेता हूं तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप सीख जाओगे तो आप परिवृत्त मत बनाना।
परिव्रत मत बनाना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दोस्तों जो बातें अभी तक कही गई थी उसी के अनुसार मैंने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कोण क्यू पी आर जो है वो 75 डिग्री है। कोण क्यू पी आर जो है 75 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण हमारा 75 डिग्री हो गया। इसी क्रम में दोस्तों हमसे कह रहा है कोण पी आर क्यू जो है 65 डिग्री है। पी आर क्यू ये वाला कोण हमें कह रहा है 65 डिग्री है, हो गया 65 डिग्री है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, ये वाला कोण हमारा 75 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 65 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या है? तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग 180 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल। तो देखिए इस 180 में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी 140 डिग्री है। मैंने कहा तो देखिए अगर इस कोण और इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री है तो इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 40। देखिए अगर इस कोण और इस कोण की भागीदारी 180 में से 140 डिग्री है तो इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 40 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो वास्तव में 40 डिग्री होगा। हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है ओ पी आर बताइए। ओ ओ ओ पी आर बताइए। हाँ ओ पी आर बताइए, यही पूछ रहा है। हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। हमसे ओ पी आर ये वाला कोण पूछ रहा होगा। हाँ अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था। हाँ हाँ ये पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था कि कैसे निकालते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो हमसे ये वाला कोण पूछ रहा होगा। हाँ ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, ये क्या है? कहोगे परिकेंद्र है, और परिकेंद्र से वृत्त की और आपको चित्र की पता है कि परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी वो क्या कहलाती है? परित्रिज्या कहलाती है। मतलब इस परिवृत्त की ये क्या है? त्रिज्या, परित्रिज्या है। और ये भी क्या है? कहोगे परित्रिज्या है। हाँ तो दोनों की लंबाई क्या होगी? कहोगे बराबर होगी, बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये दोस्तों हमारा केंद्र है, और ये जो हमारा है ये वास्तव में इस परिवृत्त की त्रिज्या है, और ये भी क्या है? परित्रिज्या है। हाँ ये भी त्रिज्या है, तो दोनों की लंबाई तो बराबर होगी। कहोगे हाँ। इस तरीके से समझो या त्रिभुज के तरीके से समझो, बात एक ही है। कहोगे हाँ बात एक ही है। तो आप यहाँ पर एक बात बताइए, अगर इस चाप के द्वारा इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 40 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा? देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर, देखिए किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 40 डिग्री का कोण बनाया गया तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 80 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। 80 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस प्रकार पता चल गया कि भैया यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, इस त्रिभुज को आप देख रहे होगे। हाँ पी ओ आर त्रिभुज को देख रहे होगे। हाँ दोस्तों त्रिभुज पी ओ आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ यहाँ उस 180 डिग्री में से दोस्तों देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी तो अकेले 80 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? 50 या 100 डिग्री होगी। हाँ यहाँ तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आपको चित्र की पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब इस भुजा के सम्मुख अगर ये वाला कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी होगा। तो हाँ मतलब ये दोनों बराबर कोण होंगे। तो हाँ तो इन दोनों कोणों का योग वास्तव में 100 डिग्री है, मतलब इन दोनों बराबर कोणों का योग क्या है? 100 डिग्री है। अगर तो दोनों बराबर कोणों का योग 100 डिग्री है तो इनमें से प्रत्येक कोण है कितना कितना डिग्री? 50 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा क्या है? 50 डिग्री है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ सर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकता था, मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था। अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाता, ये वाला कोण पता चल जाता तो मैं ये वाला कोण आसानी से बता सकता था। हाँ तो उस तरीके से भी जा सकता, दूसरे तरीके से भी जा सकता था, लेकिन सबसे आसान तरीका तो ये था हमारे लिए। हाँ हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। उन दो मैंने आपको समद्विभाजक कोण समद्विभाजक के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ उस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। हाँ इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि ओ उस त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है। कह रहा है ओ उस त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है जिसका कोण पी जो है 70 डिग्री है। कह रहा है यदि कोण ओ क्यू आर और कोण क्यू ओ आर क्यू के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु आई पर काटते हैं तो कोण क्यू आई आर का मान क्या होगा? कोण क्यू आई आर का मान क्या होगा? ये तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों एक त्रिभुज है, दोस्तों एक त्रिभुज पी क्यू आर है। हाँ हाँ और उसका परिकेंद्र O है। हाँ तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर को। हाँ
सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। दोस्तों जो मैंने पिछला क्वेश्चन अभी को सोल्व कराया है, बिना परिवृत्त परिवृत्त को बनाए हुए मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता है। ठीक, सारी चीजें पता है कि जो शीर्ष होगा वो वास्तव में परिवृत्त के परिधि परिधि परिचित होगा, तो मैं पूरा चीज वहां पर हैंडल कर ले जाता। ठीक है, दोस्तों मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर को यहाँ। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर। दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ पी क्यू आर। क्या बना लेता हूँ? एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका नाम मान लीजिए पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिकेंद्र ओ है। तो दोस्तों आपको ये मान के चलना है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, नहीं तो अगर अधिक कोण मान रहे हो तो ये अधिक कोण त्रिभुज के अधिक कोण के सामने बनेगा, लेकिन आपको अगर नहीं कहा जाएगा तो ये आपको न्यून कोण मान के चलना है। ठीक है, न्यून कोण मान के चलना है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज पी क्यू आर है और इसका परिकेंद्र ओ है। तो इसका परिकेंद्र अगर ओ है तो ये ओ जो होगा वास्तव में ये त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। यहाँ परिकेंद्र जो होगा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। ठीक है, दोस्तों ये जो परिकेंद्र होता है वास्तव में किसका केंद्र होता है? परिवृत्त का केंद्र होता है यहाँ। और परिवृत्त क्या होता है? देखिए परिवृत्त तो एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है यहाँ। ठीक है, त्रिभुज के ये क्या है? देखिए ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में परिवृत्त है। हम तो ये वास्तव में केंद्र जो परिकेंद्र है ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। वास्तव में हाँ परिवृत्त का केंद्र होता है। तो परिवृत्त क्या होता है? देखिए परिवृत्त तो एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ दोस्तों ये जो कोण पी दिया है, कोण पी दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी दिया है, ये वास्तव में 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कोण क्यू ओ आर, ओ क्यू आर कह रहा है, ओ क्यू आर कह रहा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। एक मिनट रुकिए, मैं इन दोनों को मिला देता हूं उसके बाद समझ में आएगा। कह रहा है ओ क्यू आर और ओ ओ आर क्यू के कोण समद्विभाजक जो है एक दूसरे को आई पर मिलते हैं। हाँ तो इस कोण के जो कोण समद्विभाजक है और इस कोण का जो कोण समद्विभाजक है दोनों आई पर मिलते हैं। हाँ दोनों आई पर मिलते हैं। हाँ दोनों आई पर मिलते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट दोनों मैंने पढ़ाए हैं। कब यहाँ एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हमारा केंद्र है, ये जो परिकेंद्र है, ये वास्तव में किसका केंद्र है? कब ये वृत्त का केंद्र है। हाँ तो एक बात बताइए, अगर इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा? वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होगा 140 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 140 डिग्री है। यहाँ पर जो बनने वाला कोण क्या है? यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 140 डिग्री है। 140 डिग्री है। 140 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ। अब एक बात बताइए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक जो है किसी बिंदु आई पर मिल रहे हैं तो वहां पर जो बना कोण होगा वो 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक जो है आई पर मिल रहे हैं। यहाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। तीसरे शीर्ष पर बना कोण क्या है? 140 डिग्री है और उसका आधा कितना होगा? 70 डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 प्लस 70 डिग्री होगा, मतलब 160 डिग्री होगा। हाँ 160 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसे दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, आपको ऐसे कर लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे इसका आधा करिए, क्या आया? 70 आया, 90 में जोड़ दीजिए। बात वही है लेकिन तेजी से करने का एक तरीका है। ठीक है, 70 आया, 70 को अगर मैं 90 में जोड़ता हूँ तो 160 आएगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण है वो 160 डिग्री है। हाँ मतलब देखा जाए तो क्यू आई आर का जो मान होगा 160 डिग्री होगा। 160 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे की जो चीजें हैं हम कल देखेंगे।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार।